हेलो मेरे क्लास 12 के कॉमर्स के चीतो, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में बिजनेस स्टडीज़ के, क्योंकि इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन भी इसमें से निकलेगा एक। आई अश्योर यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। A to Z डिटेल में करेंगे। आप पहले पार्ट 1 देख लो, फिर पार्ट 2 देखो, उसके बाद पार्ट 3 में आना, ताकि आपको इजीली समझ आए, क्योंकि सबके साथ लिंक क्रिएट किए हुए हैं। ऑलराइट, आज हम लोगों ने पढ़ना है, पिछले वीडियोस में हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ तक। उसके बाद हमने पहले 2 पीस भी पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जिसको हम प्लेस बोलते हैं। और लास्टली देखो, पिछली वीडियो में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। कहाँ पर है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये रहा। एंड इसके साथ प्रमोशन, आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ऑलराइट, एक छोटा सा इंट्रो एंड देन वी विल स्टार्ट। अब हम आगे तीसरे कंपोनेंट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे। आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्लेस। अगर आप लोगों को प्रोडक्ट समझ आया, एक आपको प्राइस समझ आ गया, तो एक बारी वीडियो को लाइक कर दो। हम प्लेस को स्टार्ट करने वाले, जो तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपका। फिर इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे प्रमोशन पे। ऑलराइट, तो प्लेस के ऊपर बात करनी है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट कैसे की जाती है। अच्छा, प्लेस के ऊपर बात करेंगे तो क्या होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन? इज अ फिजिकल हैंडलिंग एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कि एक सामान प्रोड्यूसर साइड से कंज्यूमर साइड तक कैसे पहुंचाया गया, उसको आप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हो। मतलब कि इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड कर सकते हो, इसके अंदर आप लोग वेयर हाउस इंक्लूड करते हो, सारी बातें आती है। कैसे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे हमने पढ़ा था 11th में, हमने पढ़ा होगा, प्रोड्यूसर से सामान होलसेलर पा जाते हैं, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से फाइनल कंज्यूमर। किस किस को हमने इंक्लूड करना है? हम लोग क्या डायरेक्टली कंज्यूमर को सामान भेज सकते हैं? क्या हम लोगों को एक मिडल मैन चाहिए? हम लोगों को एक रिटेलर चाहिए सामान बेचने के लिए? इस पे भी डिपेंड करता है। ऑल राइट, मेकिंग गुड एंड सर्विसेज अवेलेबल एट राइट प्लेस, राइट टाइम एंड टू राइट पीपल। इसका क्या मतलब हुआ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में? राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट पीपल का मतलब क्या है? देखो, राइट पीपल है हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दुकान पे जाते हो, आप लोगों को एक टीवी पे ऐड दिखती है एक डिटर्जेंट की, या एक कपड़े धोने वाले साबुन की। ठीक है, आप देखते हो कि इस साबुन से ना इजीली दाग वॉश है, सब कुछ हो जाता है। ठीक है, आपको चाहिए डिटर्जेंट। आपने टीवी पे ऐड देखी थी, आपके दिमाग में था कि ये आया हुआ है, मैं पूछूंगी जाके या पूछूंगा जाके। मैं गया दुकानदार के पास, मैंने उसको बोला, भाई वो जो ऐड आई है वो वाला तेरे डिटर्जेंट है? उसने बोला नहीं। उसने क्या किया? उसके बदले उसने बोला तू वही दे दे जो मैं रोज़ लेती हूँ, या मैं रोज़ लेता हूँ, वही वाला दे दे। उसने वही लेके आ गए वापस घर। इससे साबित क्या होता है? इससे होता है कि अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल होता, ये जो कंफर्म सेल थी मेरे प्रोडक्ट की, यहाँ पर तो मेरी प्रोडक्ट बिकना ही बिकना था। अगर मेरा प्रोडक्ट इसका मतलब अवेलेबल ही नहीं है, मेरा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतना अच्छा नहीं है कि मैं उधर भेज पाया प्रोडक्ट को, और वो प्रोडक्ट नहीं बिका, मैंने एक कस्टमर अपना खो दिया, और उसकी वजह से मेरे ब्रांड पे वो डिपेंडेंट हो गया। वहाँ बात करते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, कि अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल होता उस बंदे के पास, दुकानदार के पास, मेरी सेल होती और मेरी ब्रांड लॉयल्टी बनती। ऑल राइट, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज कौन कौन सी है? ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, मटीरियल हैंडलिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है ना, ये देखो, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोड्यूसर होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कंज्यूमर को देता है। कंपोनेंट्स इसके 4 है। सबसे बड़ा कंपोनेंट है ऑर्डर प्रोसेसिंग। सबसे पहले देखो, जब तक ऑर्डर प्लेस ही नहीं करोगे तब तक तो कुछ शुरू ही नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ऑर्डर प्लेसमेंट करना। बायर और सेलर के बीच में सबसे बड़ी यही है ना। अगर मैं बायर हूँ, वो सेलर है, जब तक मैं ऑर्डर नहीं प्लेस करूंगा तब तक मेरा फायदा कोई नहीं है। तो ऑर्डर प्लेसमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट्स जो है वो फ्लो करते हैं, प्रोडक्ट्स एक दुकानदार से मेरे को आएंगे, और लेकिन ऑर्डर जो है उल्टा फ्लो करेगा। मैंने ऑर्डर दूंगा उसको कि मेरा ये वाला सामान मेरे को चाहिए। अ गुड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइड्स एन एक्यूरेट एंड स्पीडी प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर्स, कि सामान जल्दी से जल्दी आ जाए मेरे पास, टाइम नहीं वेस्ट हो। कि जितना अच्छा गुड सिस्टम होगा उतना अच्छा मेरा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स रहेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ इट, गुड रीच द कंज्यूमर लेट और इन द रॉन्ग क्वांटिटी और स्पेसिफिकेशन, और कस्टमर डिससेटिस्फाई होता है, बिजनेस को लॉस होता है और गुडविल खराब होती है। गुडविल क्या होती है? रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, वो खराब होती है। उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या मतलब तो आपको पता ही है, कैरिंग गुड्स एक जगह से दूसरी जगह, प्रोड्यूसर साइड से सप्लायर साइड पर गुड्स को लेके जाना है। तो हम लोगों को ये सोचना पड़ता है कि हम अपने गुड्स को कैसे ट्रांसपोर्ट करें। ये भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है बड़ा ज़्यादा, कि बाय रेल, बाय एयर करें। अगर पेरिशेबल गुड्स है, समझ लो J&K में
कोई सब्जी है, वेजिटेबल है जो बनता है, जो यूनिक वेजिटेबल है काफ़ी ज़्यादा, अगर उसको ट्रांसपोर्ट करना है और उसकी शेल्फ लाइफ एक सब्जी वेजिटेबल की कितनी होगी, 5 दिन होगी है ज़्यादा से ज़्यादा। अब मेरे को इसको ट्रांसपोर्ट करना है मेरे से मुंबई में, अगर बाय रोड करूंगा ना तो 3-4 दिन तो ट्रैवलिंग में चल जाएगा, वो खराब हो गया। इस जगह पे मैं क्या यूज़ करूँ, इस जगह बंदा बोलता है भाई तू फ्लाइट यूज़ कर, 2 घंटे में सामान उधर ईजिली बिक जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी डिसीजन लेना ज़रूरी होता है काफ़ी ज़्यादा। उसके साथ बात आती है वेयर हाउसिंग की। वेयर हाउसिंग क्या हो गया आपका कि हाँ भैया एक सामान को बनाने में और उसको रखने में, स्टोर करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्शन में और कंजम्पशन में टाइम होता है, उसके भी जो प्रोसेस जो है ना, उसके अंदर प्रोडक्ट्स को हम लोग एक जगह पे रखते हैं, जहाँ रखते हैं उसको हम वेयर हाउसेज बोलते हैं। वेयर हाउस प्राइवेट भी होते हैं, गवर्नमेंट भी होते हैं, लेकिन ये याद रखना ज़्यादा वेयर हाउस किसी कंपनी के होंगे ना, अगर बेशक उसकी स्टोरेज अच्छी है, वेयर हाउस ज़्यादा है, लेकिन उसकी कॉस्ट भी बड़ी ज़्यादा होगी, महंगाई बहुत ज़्यादा होगी उस टाइम पे। ठीक है, मोर द नंबर ऑफ वेयर हाउसेज लेस टाइम टू कस्टमर सर्व। कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ J&K में, मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ दिल्ली में, मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ एक पर्टिकुलर जगह पे। अब फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ समझ लो ये J&K में बना रहा हूँ प्रोडक्ट्स में। मेरा प्रोडक्ट अगर केरला जाता है, मेरा प्रोडक्ट तमिलनाडु जाता है, मेरा प्रोडक्ट सिक्किम जाता है, मेरा प्रोडक्ट अरुणाचल प्रदेश जाता है, मेरा प्रोडक्ट महाराष्ट्र जाता है, मेरा प्रोडक्ट गुजरात जाता है, हर जगह जाता है। यहाँ से अगर सामान इधर उधर भेजना पड़ेगा वेयर हाउसेज की वजह से, दिक्कतें तो होंगी, टाइम लगेगा पहुँचने में। लेकिन अगर मेरा यहाँ पर भी वेयर हाउस है, यहाँ पर भी वेयर हाउस है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, तो मैं सामान तो ईजिली भेज दूंगा, मतलब कि ईजिली मेरा सामान चल जाएगा। लेकिन इसकी वजह से कॉस्ट भी तो बढ़ेगी मेरी, मेरे को सामान इधर रखना पड़ेगा, कॉस्टिंग भी तो बढ़ गई मेरी। तो हम लोगों को सोचना पड़ता है कि हाँ भाई चलो वेयर हाउसेज का फ़ायदा तो है कि आप आराम से सामान अपना इधर से उधर भेज सकते हो, लेकिन इसकी कॉस्टिंग की वजह से भी नुकसान हो सकता है आपको, ये दिमाग में रखना। जो फॉर प्रोडक्ट्स हैविंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज, मतलब कि जो आप जैसे कि चावल रखना है जिनकी शेल्फ लाइफ थोड़ी ज़्यादा है, जो आप रख सकते हो थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, उनको आप वेयर हाउसेज अपने घर वाले जो अपने ऑफिस में, जो अपने शहर में जो आसपास वेयर हाउस हो, दो रख लो, कि आप ट्रांसपोर्ट कर देना बाद में, कोई इशू नहीं। लेकिन जिनकी शेल्फ लाइफ है ही नहीं, जो पेरिशेबल गुड्स हैं, जो इनकी पता को लाइफ 2-3 दिन में खत्म हो जाती है, उस जगह क्या करोगे, उस जगह आपको वेयर हाउसेज अपने उस जगह पे रखने पड़ेंगे, ज़्यादा वेयर हाउस रखने पड़ेंगे। कि मेरा सामान अगर केरला जाता है तो मुझे केरला में भी वेयर हाउस रखना पड़ेगा कि मेरा ईजिली सामान चला जाए, यहाँ मेरे को थोड़ा सा हो जाएगा, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। ऑलराइट, उसका इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब इन्वेंट्री क्या होती है, स्टॉक अपना, इसको कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। मतलब कि कितना आपको लेवल ऑफ रखने, कितनी आपको यूनिट्स चाहिए, कितनी प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए कि आपके पास एक सेटिस्फैक्ट्री नंबर हो, कि जितना अच्छा, जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री होगी उतनी ज़्यादा सर्विस देनी पड़ेगी कस्टमर्स को, और उनको कॉस्ट भी ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी। देखो फॉर एग्जांपल एक जगह है जो 1000 यूनिट बनाती है, एक जगह है जो 1,00,000 यूनिट बनाती है। 1000 यूनिट वाला कंज्यूमर को कर लेगा, लेकिन कितने कंज्यूमर्स को कर सकता है, कोई बंदा डबल 2 भी खरीद सकता है, कोई बंदा 3 भी हो सकता है। इसने 400 कंज्यूमर्स को बेचा। लेकिन जो 1,00,000 यूनिट बेच रहा है ना, वो कम से कम भी हिसाब लगा लो 10,000 बंदों को तो सामान बेचेगा। मतलब कि हायर कस्टमर आपने सेटिस्फाई किए, लेकिन इन 1,00,000 यूनिट को ले जाने के लिए उसको चलो वो एक ट्रक में गया, इसके लिए 10 ट्रक भी तो लगे जाने में सामान को, यहाँ पर वो फंस गया। तो इसका मतलब ज़्यादा यूनिट होना कि वैसा ज़्यादा कस्टमर को केटर कर दोगे, लेकिन उसकी वजह से आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री भी ज़्यादा पड़ेगी क्योंकि ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा। सो दिस वॉज अबाउट आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और लास्ट कंपोनेंट है प्रमोशन, जिसके अंदर से क्वेश्चन हर साल बनता है, पिछले साल भी देख लो प्रमोशन में से क्वेश्चन बना है। ऑलराइट, सो प्रमोशन है क्या। प्रमोशन के बेसिक होते हैं 2 तरीके, आपके 2 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं प्रमोशन के। एक कस्टमर को इन्फॉर्म करना, और दूसरा ये है कि कस्टमर को परसुएड करना। टीवी पे ऐड चलती है, आपको इन्फॉर्म होता है कि नया प्रोडक्ट आया है, उसके साथ साथ कंज्यूमर परसुएड होता है कि मैं इस सामान को खरीदूं या ट्राई करूं। ऑलराइट, सो प्रमोशन के ये 2 काम है। सो इसके अंदर आता है प्रमोशन मिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल क्वेश्चन आता है इसका पेपर के अंदर प्रमोशन मिक्स में से, कि प्रमोशन मिक्स है क्या, उसको एक्सप्लेन करो। तो प्रमोशन मिक्स क्या है आपका, इसके अंदर आते हैं एलिमेंट्स जो हेल्प करते हैं आप लोगों को प्रमोशन करने में।
4 एलिमेंट्स हैं आपके। एक आता है एडवर्टाइजमेंट या टीवी पे ऐड चलाना, एडवर्टाइजिंग बोल लो। एक आता है आपका सेल्स प्रमोशन, जिसके अंदर आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हो। एक आता है आपका पर्सनल सेलिंग, कि यहाँ पे खुद आप सामान बेचने के, एक सेल पर्सन अपॉइंट किया, वो आपकी हेल्प कर रहा है सामान बेचने में। और लास्ट में जो आपका आएगा उसके साथ पब्लिक रिलेशंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट पब्लिक रिलेशंस के अंदर आप लोगों को ना काफ़ी लोग इंटरव्यूज देते हो प्रेस को, उधर मिलते हो न्यूज़ चैनल वालों से, ताकि आपके प्रोडक्ट की गुडविल बढ़े आपके कंपनी की। हमको इन चारों को एक एक करके डिस्कस करना है। सो एडवर्टाइजिंग क्या है? तो प्रमोशन मिक्स पहले वाली डेफिनेशन पढ़ लो। रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स। 4 टूल्स आर यूज बाय मार्केटर्स, एक एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी। दीज टूल्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। अब आपका डिपेंड करता है आप किस एलिमेंट को ज़्यादा यूज़ करो, किसको कम करो, कौन से चारों करना चाहते हो या एक करना चाहते हो, वो आपका डिपेंड करता है आपके ऊपर, हर एक फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है किस रेशियो में यूज़ करना है उनके हिसाब से। ऑल राइट। सो एडवर्टाइजिंग क्या है? टीवी पे ऐड चलना, बेसिक बात, टीवी पे ऐड देखना, न्यूज़पेपर पे ऐड देखना, इश्तिहार देखना किसी चीज़ का, वो सब एडवर्टाइजमेंट है। पैम्फलेट आना, वो सब एडवर्टाइजमेंट है। पर एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये एक रॉ डेफिनेशन, अगर आपको बेसिक बोलना पड़ेगा, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना। सबसे बड़ी बात जो है एडवर्टाइजमेंट है वो एक पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। एक स्पॉन्सर जो बंदा है उसको पैसे देने पड़ते हैं टीवी पे ऐड चलाने के लिए भैया। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान डेनवर हैमिल्टन की ऐड देता है, डेनवर डिओड्रेंट की ऐड देता है शाहरुख खान, ठीक है। सलमान खान थम्सअप की ऐड देता है, पैसे लेते हैं ना भाई, तो पैसे खर्च होते हैं ना इस चीज़ के ऊपर, तो पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ के अंदर देखनी पड़ेगी, इट इज़ इम्पर्सनल। इम्पर्सनल मतलब कि फेस टू फेस नहीं है, मतलब कि आप लोग घर बैठे हुए और टीवी पे ऐड चल रही है। इट इज़ नॉट अ फेस टू वे बात, सामने वर्चुअली हो रही है आपकी, फेस टू फेस बात नहीं हो रही है, इसलिए ये जो है इम्पर्सनल मेथड भी है। और लास्ट में आपको पता है कि आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है, आपको पता है थम्सअप की ऐड थम्सअप की कंपनी दे रही है, आपको पता है ह्यूंडई की एक गाड़ी ह्यूंडई की कंपनी ऐड चला रही है, तो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है। ये 3 फीचर्स हैं इसके, कि पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, इट इज़ ए इम्पर्सनल मेथड ऑफ प्रमोशन और अंडरटेकन बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। ऑल राइट। सर फायदे क्या है टीवी पे ऐड देखने के? एक तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है, मास रीच, काफ़ी ज़्यादा लोगों को रीच कर सकते हो। ऐड आपने कहाँ रिकॉर्ड की? महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, मास रीच। दूसरा एक्सप्रेसिवनेस, कि यहाँ पे आप स्पेशल इफेक्ट्स यूज़ कर सकते हो, सिंपल प्रोडक्ट को आप ऐसा दिखा सकते हो कि वाह यार मज़ा, बंदा खुश हो जाता है, बंदा बोलता है यार इतना सही फ़ायदा है इस चीज़ का। जैसे आप शेविंग फोम की ऐड देखो, वो ऐसे ऐसे करके, क्या शेविंग फोम, खुशबू इसकी बहुत अच्छी है। डिओड्रेंट्स की ऐड देखो, लोग बेहोश हो रहे हैं, वाह क्या डिओड्रेंट है। ये जो चीज़ें आ रही हैं स्पेशल इफेक्ट्स। इकोनॉमिकल है, अगर देखो आप बोलोगे सर एडवर्टीजमेंट करना महंगा है, लेकिन आप ये भी देखो, अगर आपकी एडवर्टीजमेंट चल पड़ी, दुनिया के अंदर 130 करोड़ 140 करोड़ लोग हैं, इंडिया में इतने लोग हैं, इतनी पॉपुलेशन है हमारी, ठीक है। अगर आपने प्रोडक्ट के ऊपर एक ऐड बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितने पैसे लग जाएंगे? 30 लाख रुपए लग गए। रीच कितनी आई? 100 करोड़ के आसपास। 100 करोड़ में से 100 करोड़ में से अगर 10 करोड़ भी आपका प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं, क्या आपकी रिकवर हो जाएंगे ये वाले पैसे? आप लोग सर हो जाएंगे, यही तो बात कर रहा हूँ मैं। अगर लार्ज एडवर्टाइजमेंट की वजह से ना लार्ज एरिया कवर होता है, इसलिए पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ जाती है, इसी वजह से पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ जाती है, ये बात करता है। और लास्ट में एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस, यहाँ भी उनको और कंफर्ट फील होता है और कंफर्टेबल फील करते हैं वो लोग, और अश्योर होते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से कि हाँ भी टीवी पर अगर ऐड आ रही है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। ऑल राइट। लेकिन यार कोई चीज़ें ऐसी भी हैं, ऑब्जेक्शंस भी हैं लोगों को। देखो ऑब्जेक्शंस क्या है एक टीवी पे ऐड आने के, एक एडवर्टाइजमेंट का एक ऑब्जेक्शन भी है। सबसे पहली बात तो ये कि कॉस्ट को बढ़ाता है आपकी। अच्छा सर टीवी की ऐड आएगी, उसकी वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट तो बढ़ेगी, कि यहाँ पे प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है, जो 10 का सामान 1 रुपया महंगा पड़ गया प्रोडक्ट पे, 11 रुपये का हो गया, वो बर्डन कस्टमर पे पड़ गया। हाँ मानते हैं हम लोग, होता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के जो सपोर्टर्स हैं वो क्या बोलते हैं? देखो इसके अंदर आप लोगों ने पता क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है फॉर द मोशन और अगेंस्ट द मोशन। पहले मैं बता रहा हूँ आपको, अगेंस्ट द मोशन वाले लोग वो बोलते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती है अगर आप टीवी पे ऐड चलाते हो, ठीक है। एक तो ये आ गया। दूसरे जो लोग हैं, ठीक है ना, जो बोलते हैं फॉर द जो हम बोलते हैं, जो हमें बोलते हैं कि हाँ भैया इसके ज़्यादा फायदे हैं, वो बोलते हैं कि देखो प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर आप लार्ज नंबर को कवर कर रहे हो ना, उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया ना कैसे, कि ये वाला 30 लाख लोग, आपने 30 लाख रुपए की ऐड बनाई, 100 करोड़ लोगों ने देखी, 10 करोड़ की बिकी, 10 करोड़ लोगों ने बिकाई, खरीद लिया सामान,
पैसे रिकवर हो गए। तो इसलिए बात करता है कि हाँ भाई, कि प्रोडक्ट की जो हेल्प करता है डिमांड को इंक्रीज करने में, कि उनको पता चलता है लोगों की अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट की, और वो परसुएड होते हैं सामान लेने पे। इंक्रीज डिमांड लीड्स टू हायर प्रोडक्शन विच ब्रिंग्स द इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी कम। देखो, डिमांड बढ़ेगी, लोग ज़्यादा खरीदेंगे, उसकी वजह से आपकी डिमांड प्रोडक्ट की ज़्यादा बढ़ेगी। जब ज़्यादा डिमांड आएगी, ज़्यादा प्रोडक्शन आएगी, उसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगी पर यूनिट, और आगे आगे एडवर्टीजमेंट पर यूनिट कॉस्ट की वजह से कम पड़ रही है। तो फॉर द मोशन अगेंस्ट द मोशन, अगेंस्ट वाले खिलाफ है, फॉर वाले साथ में। उसके बाद इनकरेजेस सेल ऑफ इन्फीरियर गुड्स। हाँ, ये बात फैक्ट है कि अगर आप टीवी पे ऐड चलाते हो ना किसी प्रोडक्ट की, तो आप यही सोचते हो कि सारे प्रोडक्ट सुपीरियर है। आप ये बोलते हो कि ये सब सुपीरियर प्रोडक्ट होंगे, तो आप ना क्वालिटी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते सुपीरियर प्रोडक्ट्स की और इन्फीरियर प्रोडक्ट्स की। ठीक है, ये तो आप बात मानते हैं। लेकिन फिर आगे लोग सपोर्टर वो बोलते ठीक है भाई, लेकिन एक जो कंज्यूमर है वो तो रैशनल है भाई, वो तो समझ आ जाएगा ना क्वालिटी से, उसको खरीदना या नहीं खरीदना उसको तो इतना पता ही है कि हाँ भैया, सुपेरियरिटी और इन्फीरियरिटी डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी विच डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमिक स्टेटस एंड प्रेफरेंसेस। एडवर्टाइजमेंट जो है वो सेल करता है प्रोडक्ट ऑफ अ गिवन क्वालिटी, एंड द बायर्स विल बाय इफ इट सूट्स देयर रिक्वायरमेंट। भाई तभी तो खरीदोगे ना जब आपको सूट करेगा। वो बोलता है ठीक है तेरी बात अपनी जगह सही है, लेकिन ये भी दिमाग में रखो कि हाँ भैया, प्रोडक्ट को जब कई बंदा खरीदेगा ना, क्वालिटी भी देखता है, और जो हायर क्वालिटी देखता है ना, तो उसके लिए इतना डिपेंड नहीं करता। उसके बाद वो बोलता है सोशल वैल्यूज की बात करते हैं। जो एडवर्टाइजमेंट है ना, वो प्रमोट करता है मटीरियलिज्म को। वो बोलते हैं इट ब्रीड डिसकंटेंट अमंग पीपल एज दे नो कम टू नो अबाउट द न्यू प्रोडक्ट्स। कि फॉर एग्जांपल देखो आईफोन 16 लॉन्च हुआ, तो आईफोन 15 वालों को हुआ कि यार शिट, आईफोन 16 आ गए, अब हम लोग इसको भी खरीदें। उनको अपनी तरफ से होता है कि यार हमने पुराना फ़ोन रखा हुआ है, 1 साल पुराना फ़ोन हो गया हमारा, ये हो गया है, उनको दुख होना शुरू हो जाता है। बोलते हैं अच्छा ठीक है, वो हो गया, उन्होंने बोला ये नुकसान है। लेकिन सपोर्टर आगे फिर बोलते एडवर्टाइजमेंट ऐसा करती ही नहीं है। एडवर्टाइजमेंट तो ये बता रही है ना तुमको कि नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। अब ये मत सोचो जिनके पास पहले ही आईफोन 15 है वो 16 ना लें, उनको नहीं लेने की जरूरत। लेकिन जो लोग आईफोन 11 चला रहे हैं, हो सकता है कोई आईफोन एक्स चला रहा है, वो तो ले सकता ना आईफोन 16 भाई, वो तो ले सकता है। उनको तो इन्फॉर्म हुआ ना कि हमने एक लेटेस्ट आईफोन निकाला है जो आपसे अपग्रेड हुआ है 15 से, इसके अंदर फीचर ज़्यादा आएंगे 3-4, इसमें ये चीज़ एक्स्ट्रा है। जिनके पास अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं है वो ले लो अच्छी क्वालिटी का सामान, जो परसुएड होता वो लेगा, जो नहीं होता रहने दे, उसको अंडरमाइन क्यों, उसको बुरा क्यों फील हो रहा है यार। ये बात करते हैं सपोर्टर। बोलते हैं अच्छा यार, ये भी बात सही है तो इसकी कि हाँ भैया, ये बोलते हैं कि बट द जॉब ऑफ एडवर्टीजमेंट इज टू इन्फॉर्म्स बायर्स अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स विच मे बी इंप्रूवमेंट ओवर द एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। इफ बायर आर नॉट इन्फॉर्म्ड दे विल बी यूजिंग इनएफिशिएंट प्रोडक्ट्स। ऑब्वियस ही बात है। तो देखो ना, जो बंदा आईफोन 15 यूज़ कर रहा है वो नहीं, जो बंदा आईफोन एक्स यूज़ कर रहा है वो तो 16 के आगे इनएफिशिएंट होगा ना काफ़ी, कोई तो फीचर एक्स्ट्रा होंगे। वो बात करता है द फाइनल चॉइस टू बाय और नॉट टू बाय रेस्ट विद द बायर्स, उसकी मर्जी है। दे विल बाय इफ द एडवर्टाइज प्रोडक्ट सेटिस्फाई सम ऑफ देयर नीड्स, तभी वो खरीदे, नहीं तो नहीं खरीदे। उसके बाद ये बात करता है कन्फ्यूजन के। फिर बंदा आया बोलता भाई देख, टीवी पे ऐड आती है, कन्फ्यूज करती है लोगों को, ठीक है ना। एक किस्म की टूथपेस्ट है, सारी टूथपेस्ट है, सब बोलते हैं कि हम ये गम प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं, हम ये कर देते हैं, कुछ बोलते हैं ये कर देते हैं, हम कहाँ जाए भाई, लोग तो पागल हो जाते हैं। वो बोलता ठीक है भाई, तेरी बात समझ गए हम लोग, तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, ये बात तो सच है, हम कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आप लोगों में तो है ना कि आप लोग तो पढ़ सकते हो। आप लोग क्या करो, सपोर्टर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट आर्ग्यू दैट all are rational human beings who make our decision for purchase of products on factors such as price, style, size. Thus, buyer can clear their confusion by analyzing the information provided on the advertisements and other sources before taking a decision to purchase a product. कि हाँ भैया, आप लोग सोच समझ के करो ना, पढ़ लो ना पीछे जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, अगर आपको लगता है तभी तो लो। आप लोग क्यों कंफ्यूज, टीवी पे ऐड पे देखे क्यों कंफ्यूज हो रहे, प्रोडक्ट को भी तो देखो। बोलते हैं अच्छा यार, ये बात भी सही है। तो ये था एडवर्टाइजिंग। फिर हम सेकेंड जो इसका जो दूसरा आपका मिक्स के अंदर एलिमेंट है वो है आपका पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या हो गया, डोर टू डोर, लोगों को सामने खड़े होकर सामान में। जैसे कि आप किसी Hyundai की कंपनी में आते हो, गाड़ी पसंद है आपको, गाड़ी देखने जाते हो, वहाँ एक पर्टिकुलर बंदा होता है, सेल्समैन होता है, जिससे आप बात करते हो, ठीक है ना। वो जो है वो फेस टू फेस बात हो रही है आपकी बंदे के साथ, तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। इन्वॉल्व्स ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स फॉर द परचेज ऑफ मेकिंग सेल्स। पर्पस ऑफ मेकिंग सेल्स, कंपनीज अपॉइंट सेल्स पर्सन्स टू कॉन्टैक्ट prospective buyers and create awareness about the product and develop product preferences with the aim of making sale। ठीक है, फीचर्स क्या है इसके, एक तो एक पर्सनल फॉर्म है,
एडवर्टाइजिंग जो था इम्पर्सनल फॉर्म था, ये पर्सनल फॉर्म है, आप जानते हो बायर और सेलर एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। दूसरी बात ये कर रहे हैं रिलेशनशिप डेवलप होता है। रिलेशनशिप डेवलपमेंट की बात क्या है कि अगर आप लोग बायर के साथ बात करते हो ना, अच्छा उसको लगता है कि ना, उसको एक फील करवाते हो कि हाँ यार यू आर दिस इज द बेस्ट, या ना एक पर्सनल रैपड बिल्ड होता है। तो इसकी वजह से ना वो बोलता है कि यार बंदा बड़ा सही था सेल्समैन वाला बात करने का, हमको एक गाड़ी ले लेनी चाहिए। वो पुश कर देता है बंदे को, तो उसकी वजह से सेल में आसान हो जाती है। तो ध्यान रखना, सेल्समैन बहुत खतरनाक बंदे होते हैं भाई, इजीली सामान बेच देते हैं। ऑलराइट, उसके साथ फायदे क्या है पर्सनल सेलिंग के? एक फ्लेक्सिबिलिटी की जो आपकी एडजस्ट, आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन की एडजस्टमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जिसको हिंदी समझ आती है, आप हिंदी में दे दो। कोई बंदा है जिसको इंग्लिश समझ आता है, आप इंग्लिश में बोल दो। ठीक है ना, तो फ्लेक्सिबल आप चेंज कर सकते हो अपनी लैंग्वेज, अपना मैसेज देने का तरीका वो बदल सकते हो। दूसरा डायरेक्ट फीडबैक, जैसे क्लाइंट बैठा है, ठीक है, उससे हमने बात की, उसी वक्त फीडबैक ले लिया। एडवर्टाइजमेंट में कौन सा फीडबैक है? बंदे ने टीवी पे ऐड देखी, बंदा भूल गया, उसको क्या फर्क पड़ा? ठीक है। और लास्ट में मिनिमम वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, कि एज अ कंपनी कैन डिसाइड द टारगेट और कस्टमर्स बिफोर मेकिंग एनी कॉन्टैक्ट, कि हाँ भाई जो बंदे बिल्कुल सीरियस है उनसे ही बात करो। टीवी पे ऐड चल गई, सबको चल रही है, ऐड आई बंदे चैनल चेंज कर देते हैं, ऐड आई बंदे टीवी बंद कर देते हैं। तो इधर तो आपको क्या है, इधर आप चूज कर सकते हो यार इसका इंटरेस्ट था तो इसको ही बात करते हैं, तो आपके एफर्ट्स बचते हैं। ऑलराइट, इंपॉर्टेंस क्या है? देखो इंपॉर्टेंस क्या है पर्सनल सेलिंग की बिजनेस को इंपॉर्टेंस आपको देखनी पड़ेगी, और कस्टमर्स को, कि हाँ भाई इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस और कस्टमर्स को। बिजनेस को क्या क्या फायदा पर्सनल सेलिंग का? सबसे बड़ा फायदा प्रमोशनल टूल, बहुत अच्छा है ये। दूसरा मोस्ट फ्लेक्सिबल है। तीसरा वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स मिनिमम है। ये तो आपको तीनों पढ़े हैं, आपने पहले ही पढ़ लिए कि वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स नहीं होते, आपको पता है टारगेट ऑडियंस कौन है। इफेक्टिव प्रमोशनल टूल है, जैसे बाकी है वैसे ये भी है। उसके साथ साथ फ्लेक्सिबल, आप आराम से बदल सकते हो अपना मैसेज। उसके साथ साथ ये लॉस को डिटेक्ट करता है, कंज्यूमर अटेंशन आपकी खत्म हो रही है ना, वो भी बता देता है। कंज्यूमर इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में, तो आप उसको बोल देते हो कि सर अगर आप नहीं हो तो हम दूसरे तरीके से बात कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। उसके साथ साथ लास्टिंग रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन जाता है कस्टमर के साथ, आपका इजीली सेल कर सकते हो। अगर रिलेशनशिप बनता है तो पर्सनल रैपर भी बन जाता है आपका। ठीक है, पर्सनल रैपर बन जाता है आपका, कि हाँ भाई कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बढ़ाने में वो बंदा आपकी इतनी तारीफ करेगा आपकी गाड़ी कंपनी की ना। गाड़ी आपने जैसे लिखी हुंडई की गाड़ी सबसे अच्छी होती है, हुंडई की गाड़ियों में ये है, इंडिया की गाड़ियों में वो है, तो वो i20 की बात नहीं करता, वो पूरी कंपनी की बात करता है, शुरू हो जाता है। तो कंपटीशन आपका बढ़ता है कंपनीज के बीच में, कि हाँ यार बंदे की तारीफ हो रही है। रोल इन द इंट्रोडक्शन स्टेज, कि हाँ भाई आप जब इंट्रोड्यूस करते हो ना नया नया प्रोडक्ट, नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, वहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। सबसे ज़्यादा फायदेमंद कैसे है? परसुएड करता कस्टमर्स को कि मेरिट्स ऑफ द प्रोडक्ट बनाने में। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सेल्स पर्सन 3 रोल प्ले करता है, परसुएसिव, सेल्स वाला परसुएड करता है, आपको सर्विस देता है और इन्फॉर्मेशन देता है। उसकी वजह से, ये सब पर्सनल सेलिंग की वजह से जो कस्टमर है वो लिंक होता है आपके बिजनेस के साथ और सेल हैपन होती है। इसमें से 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद करना। पहले बता देता हूँ भाई मैं, दिस इज अ सावधान इंडिया क्वेश्चन। इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग फॉर द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, और सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग टू कस्टमर्स को क्या क्या फायदा है? सबसे पहला फायदा, आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी नीड्स और वांट्स को, और नो कर सकते हैं कि हाँ भाई अच्छा डिसीजन ले सकते हैं वो लोग, ये प्रोडक्ट के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। दूसरा, कस्टमर को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हाँ भाई प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, इसकी शॉर्टेज तो नहीं होगी कल को, अगर शॉर्टेज होगी तो परचेज कर लो अभी, ये सब भी उसको पता चलता है। पर्सनल रिसेलिंग से कस्टमर को एक्सपर्ट एडवाइस और गाइडेंस मिल जाता है, कि गाड़ी के देखने के ना वहाँ बंदा को और नॉलेज देगा गाड़ी के बारे में, कि सर इसमें ये सीट्स के अंदर ये चीज़ें हैं, सर इसका स्टीरियो सिस्टम ऐसा है, इसमें ये फीचर भी हैं सर, ये सब भी बताएगा। और लास्टली इंड्यूस करता कस्टमर को, ताकि वो नया प्रोडक्ट खरीदे, अपना पुराना प्रोडक्ट का पैटर्न छोड़े, नए प्रोडक्ट पे आए, वो भी पर्सनल सेलिंग करता है। ऑलराइट, ये है कस्टमर्स को। लास्ट में सोसाइटी को क्या है? सबसे पहले ये लेटेस्ट डिमांड को इफेक्टिव डिमांड में कन्वर्ट करता है। देखो, जब आपकी कोई डिमांड है ना, उसको इफेक्टिव डिमांड का मतलब क्या होता है? कि उस प्रोडक्ट को सही में खरीदना। बंदे ने डिमांड कर दिया, डिमांड मैंने आपको बताया था, डिमांड का मतलब होता है कि वो सामान खरीदे भी। वो सामान अगर खरीदेगा ना, तभी सोसाइटी में पैसा आएगा, पैसा आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो इसका और प्रोडक्शन करना चाहेगा, और प्रोडक्शन के लिए और लोग चाहिए, और लोग काम करने आएंगे, उनकी और इनकम बढ़ेगी, एंड और इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कंट्री की। तो इसका मतलब ये है कि ये एक डिमांड को, एक नॉर्मल डिमांड को इफेक्टिव डिमांड में बदलता है, जिसकी वजह से देश की तरक्की होती है। दूसरा ये बात करता है ऑफर्स ग्रेटर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्या आपको मैं बताया, लोग काम करने ज़्यादा जाते हैं।
उसके साथ करियर एडवांसमेंट में भी हेल्प करता है आपको, जॉब सेटिस्फैक्शन देने में, लोग अपना काम करते हैं, स्टीम बढ़ती है लोगों की। और लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, कि हाँ भाई लोग ग्रेडेड प्रोडक्ट्स लेते हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लेते हैं जो इजीली उनको हार्म नहीं करते, जो इजी उनको अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं ज़्यादा सेटिस्फैक्शन के लिए। ऑल राइट, अब एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग का डिफरेंस। सावधान इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर में पूछते हैं, 6 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं वाला, एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग। और आपको 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट मिनिमम पता होने चाहिए, 7 मैक्सिमम कर लो, बट बना के आना ऐसा कि बता पढ़ ले। कुछ डिफरेंसेस तो बता चुका हूँ। एडवर्टाइजमेंट जो है वो इम्पर्सनल है, पर्सनल सेलिंग पर्सनल है, कि वहाँ पर इम्पर्सनल तरीके से बात करते हैं, यहाँ पर पर्सनली बात हो रही है। सर ये वाला पॉइंट तो समझ गए। एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो आपकी वो स्टैंडर्डाइज मैसेज भेजता है कि सेम मैसेज सबको, टेस्ट द थम्स अप, टेस्ट द सेंटर, पूरे हिंदुस्तान को पता है। सलमान खान ऐड देता है, माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है, पूरे हिंदुस्तान में सेम ऐड चल रही है, कोई डिफरेंट अलग कस्टमर के लिए। लेकिन पर्सनल सेलिंग में डिफरेंस हो सकता है, वहाँ हर बंदे के हिसाब से आप ऐड दे सकते हो, अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हो। तो यहाँ पर जो है सेल स्टॉक इज एडजस्टेड कीपिंग इन व्यू जैसा नीड है आपके कस्टमर को। उसके बाद इनफ्लेक्सिबल, मैसेज सेम रहेगा, एडजस्ट नहीं हो सकता। इधर हाईली फ्लेक्सिबल है, मैसेज आराम से बदल सकता है, ठीक है। उसके साथ एडवर्टाइजिंग में लार्ज नंबर ऑफ बायर को अप्रोच कर सकते हो, लेकिन सेल्स पर से पर्सनल सेलिंग के अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स को नहीं अप्रोच कर सकते, पूरे हिंदुस्तान को नहीं कर सकते। उसके साथ यहाँ पर कॉस्ट पर पर्सन वेरी लो हो जाती है, तो ऑफिस में आपको बताया था 30 लाख की ऐड 100 करोड़ जनता तक पहुंचेगी, लेकिन इधर कॉस्ट पर पर्सन इज हाई, ये याद रखना। कवर द मार्केट इन शॉर्ट टाइम, टीवी पे एड्स लाई, शॉर्ट टाइम में पूरी मार्केट को पता चल गया। इधर भाई टाइम लगता है इंटायर मार्केट को कवर करने में, बहुत अरसे लग जाएंगे। उसके साथ एडवर्टाइजमेंट में मास मीडिया यूज होता है, इधर सेल्स स्टाफ यूज होता है, इधर तो सेल्स पर्सन चाहिए ना आपको। इधर टीवी रेडियो न्यूज़पेपर जैसा मर्जी चलाओ, इधर डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिलेगा एडवर्टाइजमेंट में। एडवर्टाइजमेंट में आपको क्या पता फीडबैक थोड़ी मिलेगा, लेकिन पर्सनल सेलिंग में फीडबैक उसी वक्त मिलता है। उसके साथ साथ मोर यूजफुल इन मार्केटिंग टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स को बेचने के लिए। जो एडवर्टाइजमेंट है वो अल्टीमेट कंज्यूमर्स के लिए चलती है, लेकिन जो सेल्स पर्सनल सेलिंग है ना, मैक्सिमम टाइम हम देखेंगे वो जो पर्सनल सेलिंग चलती है वो चलती है मेनली आपकी इंटरमीडिएटर्स को, जो आपके बीच में काम कर रहे हैं, होलसेलर, रिटेलर हो गए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम आएगा मेनली इसका। ऑल राइट, एंड दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, 6 पॉइंट मिनिमम याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, उसके बाद आए हम लोग सेल्स प्रमोशन में, जो तीसरा मिक्स का एलिमेंट है सेल्स प्रमोशन क्या है। देखो सेल्स प्रमोशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना। देखो कैसे सेल्स प्रमोशन आप रोज़ देखते हो आसपास, एडवर्टाइजमेंट टीवी पे देख लेते हो ना, सेल्स प्रमोशन आपको रोज़ पता चलती है। सेल्स प्रमोशन पता क्या होता है, टेक्निक्स यूज़ होती है, जैसे कि 50% ऑफ, डिस्काउंट, रिबेट या कूपन, स्क्रैच कार्ड्स, ये सब आपके जो है ना वो सेल्स प्रमोशन है। ये सब के अंदर क्या होता है, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स का यूज होता है, इनकरेज करने के लिए बायर्स को मेक इमीडिएट परचेज करें वो लोग, ताकि सेल्स बूस्ट हो जाए। इट इज अंडरटेकन टू सप्लीमेंट अदर प्रमोशनल एफर्ट्स। ये आपका सारा सेल्स प्रमोशन चलते रहती है, एडवर्टाइजमेंट भी चलता रहेगा, सेल्स प्रमोशन भी चलता रहता है, ठीक है। इसके अंदर कस्टमर्स के लिए फ्री सैंपल्स डिस्काउंट्स आते हैं, मिडलमैन के लिए आते हैं, साथ ही साथ सेल्स पर्सन के लिए भी आते हैं, उनको बोनस देना, उनको इंसेंटिव देना, ये सब कुछ। जैसे कि देखो ये लिखे हैं मैंने यहाँ पर, पहले इसके फायदे थे, पहले हम ये पढ़ लेते हैं फिर फायदों पे आते हैं। कॉमनली यूज सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज कौन सी है, देखो रिबेट, ऑफरिंग प्रोडक्ट्स और स्पेशल प्राइसेस। जैसे ये गाड़ी वाले ने बोलते कि 10,000 रुपये फ्लैट, सीधे ही रिबेट देता हूँ मैं, कोई भी गाड़ी लो 3 लाख रुपए की, आपको 10,000 रुपये कम कर दिए, 2,90,000 की पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड रिबेट। स्पेशल प्राइस कम कर दिया। उसके बाद डिस्काउंट, जैसे शू ने ऑफर किया 50% डिस्काउंट, ये 50% ऑफ डिस्काउंट है। रिफंड क्या होता है, फॉर एग्जांपल ना आपको KFC बोल दे कि अगर आपने बकेट खाया है, KFC ने बोला उन्होंने बकेट खाया ना, वो बकेट आप हमारे अगली बार जब आओगे वो बकेट अगर हमारे लिए लेके आते हो ना, आप लोगों को हम 50 रुपीज़ ऑफ देंगे, मतलब कि रिफंडिंग द पार्ट ऑफ योर मनी, कि हाँ भैया अगली बार आया आपको मैंने जो बकेट आपको 50 रुपये आपको मैं वापस दूंगा, रिफंड कर दिए बकेट के। जैसे जर्मनी में है ये, आई गेस जर्मनी में, हाँ जर्मनी में है, प्लास्टिक की बॉटल्स को वापस आप देने जाते हो ना, तो आपको उसके कम से कम भी समझ लो 20 रुपये की बॉटल ली थी तो आपको उसके 5 रुपये मिल जाते हैं वापस। बड़े लोग जर्मनी के यही करते रहते हैं, बोतलें इकट्ठे कर रहे हैं प्लास्टिक से। ऑलराइट, उसके बाद
प्रोडक्ट कॉम्बिनेशंस, बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन क्या, एक एक्स्ट्रा अलग सा प्रोडक्ट दे दिया। सब मोस्ट प्रोबेबली जो आपका ये वाला ऑफर था कब चलता है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। ऑयल के साथ जैसा बड़े पाउडर के साथ छोटी ऑयल का आपको मिल जाता है। हाँ भाई, सॉस की बोतल ली और ऑरिगेनो फ्री दे दिया आपको। ये सब होता है प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन। एक होता है आपका क्वांटिटी, बाय टू गेट वन फ्री। क्वांटिटी में होता है बाय वन गेट वन फ्री वाला, कि एक सामान लो तो उसके ऊपर और क्वांटिटी देते हैं हम लोग। जैसे कि 40% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा, ये चीज़ें। इंस्टेंट ड्रॉज एंड असाइंड गिफ्ट्स जैसे स्क्रैच कार्ड, लकी ड्रॉ की एक कूपन दिया पेट्रोल पंप ने कि हाँ भाई अगली बार आप यहाँ आओगे ये कूपन लेके तो आपको हम लोग 100 रुपये का तेल ज़्यादा दे देंगे, 100 रुपीज़ का। उसके बाद यूजेबल बेनिफिट, जैसे कि 10,000 रुपये का जगह से शॉपिंग की, अगली बारी 5,000 रुपये का कूपन गिफ्ट कार्ड ये लो, जैसे ये होता है योर $100 का गिफ्ट वाउचर दे दिया, अगली बारी आओगे $100 तक आप शॉपिंग कर सकते हो हमारे पास। उसके साथ फुल फाइनेंस, बेस्ट चीज़ EMI। आजकल मैक्सिमम लोग फ़ोन अपना EMI पे लेते हैं, मैक्सिमम लोग देखता हूँ मैं। बड़ा आईफोन ले लेंगे 1,60,000 रुपये का, स्टार्टिंग में 40,000 रुपये डाउन पेमेंट दे दी, उसके बाद बोला हम आपको EMI दे देंगे 16 महीने, 10 महीने, 15 महीने, 0% फाइनेंस पे। लेकिन एक बात बताऊँ, वो दिमाग लगा लेते हैं। आप बोलोगे सर कैसे, 0% फाइनेंस नहीं होता। वो जो उनका बीच में पेपर वर्क होते हैं ना, ये जो बोलते हैं हम लोग कि हाँ भाई हम फाइल चार्जेस, जिसको हम बोलते हैं ना फाइल चार्जेस, ये जो फाइल चार्जेस है ना 1-2 हज़ार रुपये के, इसमें यही उनका इंटरेस्ट बन जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये भी। उसके साथ साथ सैम्पलिंग, कभी कभी फ्री में सैंपल दे दिया किसी कंज्यूमर को कि आप खा लो। और एक कॉन्टेस्ट, कि यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ लिए कि आपको हम 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बदले आपको हम लोग 500 रुपीज़ ऑफ दे देंगे, 200 रुपीज़ ऑफ दे देंगे। तो ये सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स है। अब इसके मेरिट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अट्रैक्ट करता है अटेंशन कस्टमर्स की, इफेक्टिव एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ ना, एक पूरी बॉटल का एक सैंपल फ्री दे दो, ज़्यादा बिकना शुरू हो जाएगा। सप्लीमेंट पर्सनल सेलिंग और एडवर्टाइजमेंट, उनको एक काम करता है अदर प्रमोशनल टूल्स के साथ, ये साथ चलता ही चलता है। कोई भी तीनों में से कोई एक्टिविटी, कोई भी किस्म की सेल प्रमोशन करोगे ना, कोई भी किस्म का प्रमोशन करोगे ना, उसमें आप देखना सेल्स प्रमोशन पार्ट बनेगा कभी ना कभी। उसके साथ लिमिटेशंस क्या है, एक तो क्राइसिस बताता है। अगर आपके कंज्यूमर फर्म का पता क्या दिखाता है कि यार ये प्रोडक्ट अपना नहीं बेच पा रहे हैं, ये इनसे नहीं बिक पा रहा है प्रोडक्ट, एक ये बात कर देता है ये। और दूसरा इमेज खराब करता है प्रोडक्ट की। लोग बोलते हैं यार अगर इतना ऑफर दे रहे हैं इसका मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ये लोग डंप का माल देंगे हम लोगों को। लिवाइस वालों ने बोला 80% ऑफ, ये लोग गंदा माल बेचेंगे हम लोगों को। क्यों भाई, ये चीज़ें आते हैं नुकसान। लास्ट, पब्लिक रिलेशंस, सबसे जो डिफिकल्ट होता है समझना पब्लिक रिलेशन होता क्या। देखो, पब्लिक रिलेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप बिजनेस की गुडविल बढ़ाना चाहते हो, जिसके अंदर आप इमेज ऑफ द बिजनेस बढ़ाना चाहते हो। इमेज ऑफ द बिजनेस बढ़ेगा ना, इट मीन्स आप लोगों का प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताऊँ, सुनो। आप समझ लो दिल्ली में बैठे हो या कहीं बॉम्बे में बैठे हो, तमिलनाडु, महाराष्ट्र कहीं बैठे हो, हुआ कि अचानक से नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे कोई प्रॉब्लम आ गई, नॉर्थ ईस्ट में कोई फ्लड आ गया, बिहार में कोई फ्लड आ गया, हो ना ऐसा, लेकिन चलो एग्जाम्पल ले रहा हूँ। बिहार में फ्लड आया था ना पहले, नॉर्थ ईस्ट में आया था, कश्मीर में फ्लड आया था, तो कितने बिजनेसमैनों ने वहाँ इन्वेस्ट किया था, वहाँ पैसा फेंका, वहाँ पर वो इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, चैरिटी दी थी। ये जो चैरिटी है ना, कुछ भी जैसे हमारे अभी हमारे उनकी डेथ हो गई बेचारे, रतन टाटा जी, सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट जो इंसान थे, वो चिल्ड्रन एजुकेशन, चाइल्ड लेबर, इसके खिलाफ बातें करना, साथ में एनिमल्स के लिए अच्छी चीज़ें करना, ठीक है ना, वो अपने पैसे ना चैरिटी में काफ़ी देते थे। वो जो चैरिटी है ना, उसकी वजह से मैं आज तक उनको याद करता हूँ। इसका मतलब मैं मानता हूँ कि टाटा कितना अच्छा ब्रांड होगा। दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक रिलेशंस। देखो, वो अपनी तरफ से उनका मन वैसा है, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं वो जानबूझ के इन्वेस्ट करती हैं ताकि लोगों की नज़र में ना वो कंपनी अच्छी दिखे, कि यार इस कंपनी ने चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए कितना कुछ किया हुआ है, ये कंपनी कितनी अच्छी है, ये उसकी गुडविल बन गई, इसके प्रोडक्ट्स भी अच्छे होंगे, इसका मतलब इमेज बन गई गुड प्रोडक्ट्स की। दैट इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशंस, कि इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू प्रमोट और प्रोटेक्ट द कंपनीज इमेज एंड इट इंडिविजुअल्स प्रोडक्ट इन द आइज ऑफ द पब्लिक। अब होता क्या है, देखो बिजनेस को कौन कौन लोग इफेक्ट करते हैं, कितने स्टेक होल्डर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, सोसाइटी है, सब इफेक्ट करते हैं, मिडल मैन है। अगर एग्जाम्पल मिडल मैन नहीं होगा तो आपकी मार्केट में कंपटीशन आप हैंडल ही नहीं कर सकते हो, आप लोग प्रोडक्ट कैसे बेचोगे अपना। अगर
कस्टमर सपोर्ट्स नहीं हो, कस्टमर वाला जो आपकी सोसाइटी जो कस्टमर एसोसिएशन है वो सपोर्टिव नहीं है, वो आपके प्रोडक्ट को रातों रात खराब कर देगी, वो आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर देगी, हाँ ये प्रोडक्ट इतना खराब है, वो प्रोडक्ट आपका बंद हो जाएगा, बैन हो जाएगा, लोगों की नज़रों में इमेज खरीदी रहेगी उस प्रोडक्ट की। वो सब चीज़ें भी हैं। इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जाता है पब्लिक रिलेशंस का, या फिर आप आउटसाइडर से ले लेते हो प्रमोट करने के लिए। जैसे कि ये डिसेमिनेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, गुडविल बढ़ाते हैं, स्टेप्स लेते हैं काफ़ी ज़्यादा कि आपके बिजनेस का नाम और ऊंचा हो। आपको ये टेक्निक्स बताते हैं कि आप इस जगह पर सर ये चीज़ बात बोल सकते हो, सर आप ऐसे बोल सकते हो, सर आप ये बात करो, सर ऐसे बात करो। आजकल तो मैं कह रहा हूँ सेलिब्रिटीज़ का अपना अपना एक पब्लिक रिलेशन का ऑफिसर होता है, सेलिब्रिटीज़ का, वो उनको आके बताता है कि सर मार्केट में ये चीज़ चल रही है, अब इसके बारे में बात छेड़ दो। वो बोलेंगे यार वेल इन्फॉर्म्ड है। ये चीज़ें आती हैं आजकल। ठीक है, रोल क्या है? सबसे बड़ा रोल है लॉबिंग का। इसका लॉबिंग का मतलब होता है कि आप समझ लो जो गवर्नमेंट और बिजनेस है ना, ये दोनों आपस में दोस्ती बना के चलते हैं कि जैसे गवर्नमेंट ने कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए जो बिजनेस को फायदेमंद हो, और बिजनेस वाले भी उनको बोलते हैं कि आप ऐसा ऐसा करो हमारे लिए। कॉमर्स से जो एसोसिएशन है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना, ये सारा बोलती है, उनसे डील करते हैं गवर्नमेंट से कि आप ऐसा लॉ लेके आओ, आप बिजनेस के लिए ऐसी रोड्स बनाओ इस जगह पे। तो पब्लिक रिलेशन वाले क्या करते हैं, इसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन को मतलब कि वो हमको डिकोड करके देते हैं कि सर इस आइडिया से हमें लगता है ऐसा ऐसा होगा। लॉबिंग। दूसरा काउंसलिंग, ये कभी कभी काउंसिल करते हैं टॉप मैनेजमेंट को कि आप इस इश्यूज़ के अंदर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो सर, आप इस टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हो सर, काउंसिल करते हैं। उसके साथ साथ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन करने में हेल्प करते हैं। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मतलब कि आजकल क्या पब्लिक को हमने सामान प्रमोट करना है, उसके लिए बता सकते हैं सर आप ऑडियो विजुअल मटेरियल्स, टीवी पे ऐड ऐसे चलाओ, सर ऐसा पैम्फलेट डिज़ाइन करो जिससे लोग डिज़ाइन में जाए। मैं रिसेंटली देख रहा था एक बंदे ने अपने रेस्टोरेंट के लिए, हाँ अब देखो वो आइडिया पब्लिक रिलेशन है, वो आइडिया जो उसको है ना, उसने 200 रुपये का एक मेन्यू बनाया था अपने रेस्टोरेंट का, 200 रुपये के नोट के पीछे। अब उसने क्या किया, 200 का नोट रखा। अब 200 का नोट का ना डिज़ाइन उसने डिट्टो उसके ऊपर रखा हुआ, बैक साइड उसने उल्टा फेंका हुआ था। इंसान ने बोला यार ये तो 200 रुपये का नोट है। जैसे 200 का नोट उठाया, उसने देखा अरे तो किसी रेस्टोरेंट का वो है अपना मेन्यू कार्ड है, वो होता है से। ये आइडियाज जो होते हैं ना, ये हफ्ते आपको पब्लिक रिलेशन वाले देते हैं कि आप ऐसे ऐसे यूज़ करो चीज़ों को। ठीक है, उसके साथ पब्लिसिटी। लास्टली पब्लिसिटी क्या है, नॉन पर्सनल एंड नॉन पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे अब देखो ना इसके अंदर पैसे लगते हैं, ठीक है ना इसमें आपके पैसे लगते हैं, और उसी के साथ साथ ये नॉन पर्सनल है कि आप दिखते भी नहीं हो। होता क्या देखो, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने कोई इंजन बनाया गाड़ी का जो पानी पे चलता है, गाड़ी बनाई जो पानी में चलती है, पानी में। अब उसके लिए ना हुआ क्या, न्यूज़ चैनल वगैरह आ गए कवर करने के लिए, भाई साहब यहाँ पर ये बनाया, देखिए हमारे यहाँ पर किसी ने ऐसा बना दिया, किसी ने वैसा बना दिया, इंजन ऐसा बनाया जो पानी पे चलता है। उन्होंने उसकी खुद ही टीवी पे इतनी प्रमोशन की, खुद ही एडवर्टीजमेंटें चलाई, उस बंदे ने कुछ नहीं किया, तो वो उसने तो पैसे दिए नहीं, तो नॉन पेड। उसके साथ साथ लोगों ने वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिकेटेड भी मानी, लोगों ने बोला न्यूज़ चैनल चला तो ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन है, इसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है। तो ये फ़ायदा है आपका पब्लिसिटी का। ठीक है, फीचर्स क्या है, अनपेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, नो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, क्योंकि ये नहीं पता बंद किसकी वो उधर बात करें, स्पॉन्सर नहीं पता, कोई सारे टीवी चैनल चला रहे, और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है ना, कि ये न्यूज़ वाले देते हैं तो लोगों को लगता है सही है। और लास्ट में प्रेस रिलीज की बात करते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू बी प्रेजेंटेड इन अ पॉजिटिव मैनर। इसकी वजह से क्या होता है कि एक ऐसी प्रेस रिलीज बनाना जो मीडिया एक्सेप्ट कर ले, ऐसे मतलब ऐसे वर्ड्स यूज़ करना जो मीडिया अलाउ करे बोलने के लिए, जिसकी वजह से उनकी कंपनी का नाम बढ़े। वो भी आपका जो करेगा वो पब्लिक रिलेशंस के ऑफिसर्स कि हाँ भैया ये पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट इज इन कॉन्टैक्ट विद द मीडिया टू प्रेजेंट ट्रू फैक्ट्स एंड करेक्ट पिक्चर अबाउट द कंपनी। ये सारी बात करता है ये। ऑलराइट, अब पब्लिक रिलेशन क्यों मेंटेन करना अच्छी बात है, वाई शुड वी मेंटेन पब्लिक रिलेशन? सबसे बड़ा अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए। पब्लिक रिलेशन क्या हेल्प कर रहा है आपको, ऑब्जेक्टिव अचीव करने हेल्प कर रहा है ना। कौन से ऑब्जेक्टिव? सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस बिल्ड करने में। लोगों को आपका पब्लिक जो रिलेशन डिपार्टमेंट है ना, वो स्टोरीज लगा सकता है लोगों के सामने, प्रोडक्ट्स बता सकता है, उनके अंदर ऐसा एक्साइटमेंट जगा सकता है लोगों के अंदर प्रोडक्ट लॉन्चिंग से पहले, वो सब पब्लिक रिलेशन करता है। दूसरा क्रेडिबिलिटी, न्यूज़ वाले बता रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है क्रेडिबल होगा, प्रोडक्ट अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, ऐसे तो बताएंगे न्यूज़ वाले भी। उसके साथ साथ सेल्स आपकी अच्छी होंगी। ठीक है ना, कि न्यूज़ ने पहले ही लोगों के अंदर इतना हल्ला मचाया हुआ आपकी चीज़ का, जैसे प्रोडक्ट मार्केट में आएगा ना आपका सामान बिकना शुरू हो जाएगा। ये सब न्यूज़ चैनलों ने कर दिया।
यूट्यूब खोला वहाँ पर भी यही चल रहा है, फेसबुक खोलो वहाँ ये, इंस्टाग्राम खोलो वहाँ ये। उसके साथ लोअर प्रमोशन कॉस्ट, इसके अंदर ना आप कोई पैसे दे रहे हो एडवर्टीजमेंट के, ना कुछ दे रहे हो, पब्लिसिटी हो रही है फ्री की। खुद के चैनल के पास, ट्यून न्यूज़ चैनल के पास आप उधर जाके बात कराएं, तो इसके अंदर आपका प्रमोशन की कॉस्ट जीरो है, बहुत कम पड़ती है आप लोगों को। एंड दिस वॉज योर ऑल द चैप्टर नंबर 10। आई होप अगर आप यहाँ तक पूरा बने हो ना, आपने पूरी वीडियो आराम से देखी होगी। काफ़ी लेंथी चैप्टर है ये, मैं आपकी बात मानता हूँ, बट ये काफ़ी फ़ायदेमंद चैप्टर भी रहेगा आप लोगों के लिए। अपना टिल देन ध्यान रखो। यहाँ तक अगर पहुँच गए लाइक कर दो वीडियो को। एक लास्ट चैप्टर बचा है आपका बिजनेस स्टडीज़ का चीतों, इसके बाद आपका बिजनेस स्टडीज़ खत्म हो जाएगा इस बैच का, कॉमर्स के चीतों वाले बैच का बिजनेस स्टडीज़ खत्म करेंगे। उसके बाद हम रिवीजन लेक्चर लेके आएंगे आप। लेकिन उससे पहले आप लोग ये सारी वीडियोस देख लो, डिटेल में A to Z बताया है। एग्जाम्स आ रहे हैं, अपनी तैयारी रखो। टिल देन गुड बाय।